हाय गाइस, वेलकम बैक। और इसे पिछली वीडियोस के अंदर हमने इवेंट्स को क्रिएट किया था और फिर उनको हमने डिस्प्ले भी किया था टेबुलर फॉर्म के अंदर। फिर हमने उन पे डेटा टेबल्स भी अप्लाई किए थे, राइट। और आज की वीडियो के अंदर भी हम उन्हीं पे काम करेंगे। और ये मैंने लॉगिन किया और मैं डैशबोर्ड पे हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंसोल ओपन करूँ, एक मिनट के लिए हमारा एक इशू है, हम उसको पहले रिजॉल्व करते हैं और फिर हम फर्दर बढ़ते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम एक स्पेसिफिक इवेंट को फुल पेज पे व्यू करेंगे। हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स आ रहे होते हैं। हम इस वीडियो के अंदर एक स्पेसिफिक इवेंट को फुल पेज पर उसकी कंप्लीट डिटेल्स ओपन करेंगे। तो ये इंस्पेक्ट का आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। और ये कंसोल का जो बटन आ रहा है, ठीक है, टैब, आपने इस पर क्लिक करना है। तो देखिए आपके पास बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करूँ तो स्टिल ये एरर्स यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। सो ये कुछ जो एरर्स हैं ये तो इमेजेस के रेलेवेंट है कि हमारे पास इमेजेस फाइंड नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये एरर आ रहे हैं। इनको तो हम ख़त्म कर देंगे। और ये हमारे पास जो एरर्स आ रहे हैं ये जेक्वेरी की वजह से आ रहे हैं कि हमारे पेज के अंदर जेक्वेरी इंक्लूड नहीं है। अगर मैं जेक्वेरी इंक्लूड करता हूँ, लेट से हमने इंडेक्स पेज पर, इवेंट्स के इंडेक्स पेज पर ये देखिए हमने जेक्वेरी को इंक्लूड किया हुआ था, राइट। सो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और अपने डैशबोर्ड पर आता हूँ। अगर मैंने इधर CSS ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे सेक्शन बनाऊँगा। CSS का जो ऑलरेडी हमारे पास मास्टर ब्लेड के अंदर कॉल्ड है। अगर आप फुल सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास इधर मास्टर लेआउट के अंदर यहाँ पे ये चीज़ें जाके रेंडर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेनिफिट होता है मास्टर लेआउट का। ये मैंने CSS को ऐड किया और अब अगर रिफ़्रेश करूँ, ये जेक्वेरी के एरर देखिएगा ख़त्म हो जाएंगे। देखिए हमारे पास जेक्वेरी के एरर ख़त्म हो गए और हमारे पास ये फेस डॉट ये इमेजेस के एरर्स आ रही हैं, ठीक है। इनको भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं। उससे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको इवेंट्स पे लेके जाऊँ तो हमारे पास ये इवेंट्स का टेबल है और कोई भी एरर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं न्यू इवेंट पे जाऊँ तो यहाँ पे स्टिल हमें जेक्वेरी के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इट्स मीन हमें मल्टीपल जगह पे जेक्वेरी की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करने की बजाय मैं यहाँ से इसको दोबारा से कट करता हूँ, यहाँ पे इस सेक्शन को, और मैं जाता हूँ अपने मास्टर ब्लेड के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जेक्वेरी को ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको CSS से पहले भी कर सकता हूँ, ठीक है, CSS से बाद में भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे इसके बाद में कर देता हूँ क्योंकि ये एक स्क्रिप्ट है, तो हमारी स्क्रिप्ट CSS के बाद में लोड हो तो अच्छा है, ठीक है। सेव करें और लेट्स गेट रिफ्रेश। तो हमारे पास यहाँ पे JS के इश्यूज़ क्रिएट पे भी ख़त्म हो गए। और अगर दोबारा से मैं डैशबोर्ड पे वापस आऊँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इश्यूज़ हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं जेक्वेरी के, राइट। सो इस तरह से आप ग्लोबली एक चीज़ को ऐड करके मल्टीपल पेजेस के अंदर उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और हमारे पास ये जो इमेजेस के इश्यूज़ आ रहे हैं इनको भी हम रिजॉल्व करते हैं। ये इमेजेस हमारे पास कहाँ पे मौजूद हैं, ये हमारे पास मास्टर के अंदर ही होंगे, या फिर हमने यहाँ पे जो ऐड किया है इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे वो कहाँ पे हैं, ठीक है। सबसे पहले फाइंड करें जी face2.jpg, फेस face2.jpg यहाँ पे नहीं है जी। इसको कॉपी करें, ये जो आपने अभी इसको लिखा है इसको कॉपी करें और अपने मास्टर टेम्पलेट, ओके हम मास्टर में हैं, लेट्स गो टू द डैशबोर्ड, यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करें। ये देखें जी आपके पास एक इमेज मौजूद है जो आपके यहाँ पे किसी उसके अंदर आ रहा है। ये देखें जी हमारे टेबल के अंदर आ रहा है, ठीक है, जिस पे हमने लेटर ऑन अभी काम करना था, ठीक है। तो इमेजेस सेक्शन, ये जो इमेजेस का TD है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और देन हमारे पास मल्टीपल रोज़ आ रही हैं। मैं जस्ट 2 रोज़ को कीप करता हूँ और बाकी रोज़ को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें एक्स्ट्रा वो चीज़ ना करनी पड़े, हर रो से हमें इमेज को निकालना ना पड़े। तो वैसे भी हमें सिर्फ एक ही रो चाहिए होगी, इसलिए मैं जस्ट 2 रोज़ को कीप कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये जो इमेज वाला कॉलम है उसको भी आपने यहाँ से भी रिमूव कर देना है। ऑर्डर नंबर, क्लाइंट नेम, और कौन सा है जी इमेज का, चलें कोई भी आप रिमूव कर दें, उनका ऑर्डर अलाइन हो जाएगा क्योंकि हमारे पास अभी हमने इनको सेटअप करना है अपने नेम के मुताबिक। तो हमारे पास एक रो है जिसमें ये डेटा आ रहा है, तो मैं इस रो को भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखिए हमारे पास अब ये सही आ रहा है। और मैं कंसोल में अगर जाऊँ,
इंस्पेक्ट किया और यहाँ पे कंसोल, और देखिए हमारे पास अब कोई भी एरर नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो चुके हैं, राइट। तो आपने जेएस के अंदर हमेशा देखना है कि आपके पास कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप जेएस के अंदर काम करेंगे वो इश्यूज़ हर पेज पे फिर आएंगे, तो आपको बहुत मसला होगा। क्योंकि आज जब आप किसी पे काम कर रहे होंगे तो जेएस के अंदर इश्यूज़ आते हैं, तो आपके वो इश्यूज़ भी आ रहे होंगे और पुराने इश्यूज़ भी, तो आपको कन्फ्यूज़ करेंगे। इसलिए आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जीएस के एरर्स आपके ख़त्म हों। ठीक है, जब भी आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं साथ साथ उन चीज़ों को ख़त्म कर दें ताकि न्यू फंक्शनलिटी के अंदर मसला ना हो। ओके, इवेंट्स पे जाएं जी। अभी तो हम इवेंट्स पे मैनुअली जा रहे हैं, बाद में हम इधर साइड बार के अंदर ऐड करेंगे और यहाँ से मूव ऑन करेंगे। सो ये देखिए हमारे पास जी टेबल के अंदर ज़्यादा एंट्रीज थी, जिसकी वजह से हमारे पास ये टेबल्स के अंदर एक स्क्रॉल ऐड हो गया है, राइट, जो कि अच्छा नहीं लग रहा, राइट। तो इसका अब सोल्यूशन क्या होता है कि जब आपके पास कॉलम ज़्यादा होते हैं, ठीक है, अभी के केस के अंदर मेरे पास कॉलम ज़्यादा हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनको एक नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे शो कर क्लिक करके इनको एक नेक्स्ट पेज पे शो करा दूँगा, रेदर दैन कि मैं यहाँ पे सारे कॉलम्स को शो कराऊँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है इनको यहाँ से ख़त्म करना है। ठीक है, तो मैं यहीं पे आता हूँ और इन चीज़ों को ख़त्म करता हूँ। आपने इंडेक्स पेज पर आना है, जो इवेंट्स का इंडेक्स पेज है। और अभी आपको मेरी स्क्रीन का व्यू डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि पहले मैं एक्सटेंडेड स्क्रीन यूज़ कर रहा था और अब मैं लैपटॉप की स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका लेआउट भी बिट डिफरेंट लग रहा होगा। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ यहाँ से डिस्क्रिप्शन निकाल देता हूँ। यहाँ से भी हमने डिस्क्रिप्शन को निकालना है या फिर यहाँ पे चीज़ें पड़ी रहें। मैं इनको तब निकालता हूँ जब हम इधर शो पेज पर जाते हैं। नहीं, मैं अभी निकाल देता हूँ, फिर मुझे वहाँ से जो चीज़ें ज़रूरत होंगी मैं खुद उनको मैनुअली टाइप कर लूँगा, आपकी दोबारा से रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कैटेगरी और लोकेशन या हम कैटेगरी को निकाल देते हैं। मेरे पास कैटेगरी निकल गई जी, ये हमने कैटेगरी निकाल ली जी यहाँ से। और अब अगर सेव करें तो आपके पास क्या सही टेबल आ रहा है? यस, अब हमारे पास करेक्ट आ रहा है, राइट। अगर आप चाहें तो प्राइस को इधर अलाइन कर सकते हैं और टाइप को बाद में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे समथिंग मैक्सिमम अटेंडेंस से पहले भी कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, राइट। मैं इसको इधर ले जाता हूँ मैक्सिमम अटेंडेंस के बाद में। सो ये था टाइप, इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे ताकि हमारे बटन्स एक ही जगह पे आ जाएं। और ये TD यहाँ से आपने पकड़ना है इसको और इधर मैक्सिमम अटेंडेंस के बाद में डाल देना है। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखें जी, आपके पास कुछ इस तरह से लेआउट आ रहा है। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको जैसे अच्छा लगता है आपने इसको इस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, ओके जी, हमारे पास टेबल अब प्रॉपरली लोड हो रहा है, लेकिन हमने इवेंट की इन्फॉर्मेशन को भी प्रॉपर डिस्प्ले करना है। और गाइस, ये जो टाइटल आ रहा है इस पर भी हम काम करेंगे कि हम एक स्पेसिफिक पेज का टाइटल कैसे शो करा सकते हैं। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना है। ये जो बटन क्रिएटेड है इस पर अपने एक इवेंट लगाना है, आप इसकी इवेंट की डिटेल्स को ओपन कर सकें, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इवेंट्स / इवेंट की आईडी लेंगे कि हमारे पास कौन सा इवेंट है, पहला इवेंट है, दूसरा इवेंट है या तीसरा इवेंट है। यहाँ पे एंटर करें तो आपके पास एक एम्प्टी पेज रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि हम इस राउट को यूज़ कर रहे हैं। आपको आइडिया है कि हमने जब रिसोर्स राउट बनाया था तो उसके अंदर हमारे पास ये राउट बना हुआ आता है। ठीक है, अगर मैं सारे आपको राउट सिखाऊँ, PHP आर्टिसन राउट लिस्ट, तो इसके अंदर आप इवेंट्स पे आएँ तो यहाँ पे शो वाला इवेंट आप देखें, ये देखें जी, इवेंट्स / इवेंट की आईडी। ये जो करली ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ होती है ये समझ लें एक आईडी होती है। ठीक है, तो इवेंट लिखा हुआ है तो समझ लें यहाँ पे आईडी आनी है। और ये इवेंट्स डॉट शो इसका राउट का नेम होगा और किसके कंट्रोलर के मेथड को हिट करेगा, और इवेंट कंट्रोलर के शो मेथड को हिट करेगा जब ये वाली कोई चीज़ एंटर होगी। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने इवेंट्स लिखा और /id लिखा, इसने शो मेथड को हिट किया। ठीक है, और अब अगर मैं इसको ख़त्म करूं और अपने कंट्रोलर पे जाऊं विच इज़ इवेंट कंट्रोलर, और ये मैं कैसे इसमें स्विच करता हूं, कंट्रोल और P लिखता हूं, लेट्स से ऐसे कंट्रोल P, तो मैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनके अंदर सर्च कर पाता हूं। इवेंट कंट्रोलर ये पड़ा है। अब जी यहाँ पे इसका शो मेथड होगा,
ये जी हमारे पास शो मेथड है। तो हमारा कंट्रोल बेसिकली यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं कहूँ शो मी, ठीक है, तो ये शो मी मेरे पास वेब पेज पे रिटर्न होगा। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास शो मी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि इसमें अपना एक पेज बनाना है। हमने ऑलरेडी एक ब्लेड बनाया था, ठीक है। मैं इधर आता हूँ अपने इवेंट्स पे, तो देखें जी शो डॉट ब्लेड हमने बनाया था, लेकिन इसके अंदर हमने कोई काम नहीं किया था, ठीक है। मैं लिखता हूँ शो पेज। आपने क्या करना है, इसी को रिटर्न कराना है यहाँ पे। तो आपने करना है रिटर्न व्यू, और कौन सा, आपने ऑथ के अंदर इवेंट्स के अंदर शो ब्लेड को रिटर्न करना है, ठीक है। अब ये इसको रिटर्न करेगा और हमारा जो मैसेज होगा शो पेज वाला रिटर्न करेगा। देखें शो पेज रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपने लेआउट को लोड करना है। जो हमारा ऑथ के अंदर लेआउट पड़ा हुआ है वो लोड होगा, और देन यहाँ पे हमने अपना कंटेंट शो करना है, ठीक है, कंटेंट। और यहाँ पे आप एंड सेक्शन कर दें इसको, और यहाँ पे हमारा डेटा आएगा, ठीक है। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखें ये हमारे पास जूम्ड है, हेयर आ रहा है, ठीक है। मैं इसकी जो जूमिंग कैपेसिटी है वो कम कर देता हूँ। देखें हमारे पास हेयर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपने कंटेंट को डिस्प्ले करना है कि हमारे पास जो इवेंट स्पेसिफिक इवेंट पर क्लिक होगा उसकी हमने डिटेल्स को देखना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास जो डाउनलोडेड है थीम, आपने उसमें जाना है, ठीक है। तो मेरे पास थीम मैंने कहाँ पे डाउनलोड किया था, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं इसको दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे सिस्टम पर हूँ, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे भी ज़रूरत है। आपने टेम्पलेट के अंदर जाना है। यहाँ पे हमारे पास एक डायरेक्टरी, अभी पेजेस की डायरेक्टरी आ जाएगी इन अ मिनट। तो हम उसके अंदर जाएंगे और इसके रेलेवेंट ना एक स्पेसिफिक पेज हमने फाइंड करना है, जिस पर हम अपने जो इवेंट है उसकी डिटेल को हम शो कराएंगे, ठीक है। तो कोई भी आप थीम के अंदर जाके इसमें अपने उस ज़रूरत के मुताबिक आप चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। पेजेस पे क्लिक करना है आपने, फिर आपने फॉर्म्स या टेबल के अंदर आता हूँ। टेबल्स के अंदर ही नहीं, हमने कुछ एक ऐसी चीज़ देखनी है जिसमें हम इस चीज़ को शो करा सकें वहाँ पे। लेट्स से ये MDI आइकॉन है, फॉर्म्स हैं। हमारे पास कोई इतना एग्जैक्ट हमारे पास वैसा डिज़ाइन मौजूद नहीं है जो हम यहाँ पे शो कराएं, तो हम इसको कस्टमली क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने आना है जी अपने इंडेक्स पेज पर, इसको सारे को कॉपी करना है आपने, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसका जो, या फिर मैं आपको ये वाला कॉपी नहीं कराता, मे भी आप कंफ्यूज हो। मैं जस्ट ये वाला जो मेरे पास टेबल वाला स्टफ़ है ना, ये हमने डिफरेंट किया हुआ है। ये जो टेबल रिस्पॉन्सिव वाला है, ठीक है, ये चीज़ हमने डिफरेंट की हुई है। बाकी हमारे पास ये आइडेंटिकल एक इवेंट का स्टफ़ आता है, ठीक है, जिसमें एक न्यू इवेंट का एक बटन आ रहा होता है एंड सो ऑन, ठीक है। मैं इन चीज़ों को रिमूव कर दूंगा ताकि ये चीज़ें आपको कंफ्यूज ना करें। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए इनको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, मैं इस सभी चीज़ को ख़त्म किया और पेस्ट कर दिया। अब मैं इन चीज़ों को रिमूव करता हूँ जो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने ये जो टेबल के अंदर हमारा डेटा आ रहा था वो सारा रिमूव कर दिया। ये जो मैसेजेस आ रहे थे इनको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये जो कंटेनर के अंदर मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है, इनको भी रिमूव कर दिया, इनकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें बटन ज़रूरत होगा। जस्ट लेट्स गेट रिफ्रेश, हमारे पास एक पेज आएगा जिसमें जस्ट ये बटन है, ये लगा हुआ है और ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ें मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें बार बार ना करनी पड़े। और गैस यहाँ पे ये देखें टॉप पे jQuery आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास ग्लोबली उससे आ रहा है। और इंडेक्स से भी आपने ख़त्म कर देना ताकि ये आपका ट्वाइस टाइम jQuery एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास पेज आ चुका है न्यू इवेंट का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इवेंट्स और देन यहाँ पे अब हमें एक और LI ज़रूरत है, जिसमें हम यहाँ पे इसमें यहाँ पे हम इवेंट्स करेंगे और यहाँ पे हम शो का एक बनाएंगे, ठीक है, और जिस पे हमारा कंट्रोल खड़ा होगा और राउट ये हमें इंडेक्स पेज पर ले जाएगा। तो इवेंट्स डॉट इंडेक्स आपने करना है, और ये वाला आई थिंक डिसेबल हो तो ज़्यादा
बेटर है, बट इसकी मुझे CSS को देखना पड़ेगा कि इसको हम किस तरह से डिसेबल कर सकते हैं। ये हमारे पास इधर ही खड़ा रहेगा, हैश कुछ भी एंटर नहीं करेगा, बट यहाँ पे यूज़र क्लिक करेगा तो ये इधर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपने फिर से उधर ही वापस आ जाता हूँ जो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ था। ये हैश से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सेम वैसी ही चीज़ ओपन होती है। अब शो, और ये जो न्यू इवेंट यहाँ पे हमने क्लिक नहीं करना है, इसको हमने रिप्लेस कर देना है गो बैक से। हम बैक के लिए एक बटन बनाएंगे, और गो बैक कहाँ पे, हमने इवेंट्स डॉट इंडेक्स पे, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक इवेंट को शो कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम वापस जाएंगे इंडेक्स पेज पर। ठीक है, और देन यहाँ पे आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है। ठीक है, हमें सेम टेबल ज़रूरत है, और टेबल की एक बेसिक क्लास CSS में बूटस्ट्रैप की यूज़ कर लें टेबल। और अब यहाँ पे आपने टी हेड बनाना है, और टी हेड के अंदर आपने टी हेडर बनाने हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा जी आप नेम शो करा दें इवेंट का। ठीक है, इस तरह से इवेंट का डिस्क्रिप्शन हम एंड पे रखेंगे। ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे नहीं शो कराएंगे, डिस्क्रिप्शन को एंड पे कराएंगे। और उसके बाद जी देन हमारे पास इवेंट की टाइप आएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको एक ओपन करूँ जिसके अंदर हम सारे कॉलम्स को ऐड ऑन कर सकें, इवेंट की टाइप आएगी, इवेंट की लोकेशन आएगी। ठीक है जी, सेम वैसे ही हमारे पास चीज़ें आएंगी। और यहाँ पे एक चीज़ मॉडिफाइड है। पहले हम क्या करते थे, इस तरह से ऐड करते थे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एक यहाँ पे TR लगानी है, और वैसे तो इसमें एक टी हेड आता है। ठीक है, लेकिन अब आपने इसमें TD भी डिस्प्ले कराना है कि पहले आपका कॉलम आए और उसके सामने उसका डेटा आए। लेट्स से नेम इज़ हिदायत न्याजी, ऐसे करके आए। ठीक है, इसी तरह से देन टाइप आए, टाइप को अपने यहाँ पे रखना है, और देन TD आए, टाइप क्या है, फ्री। इस तरह से अपने थर्ड लोकेशन वाला आ जाएगा। और सिमिलरली इसमें जो TD आएगा वो भी हमारे पास ISP में कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स गेट रिफ्रेश, और नॉट दिस वन रिफ्रेश। और देखिए हमारे पास नेम आ रहा है तो उसका नेम सामने आ रहा है। ठीक है, टाइप आ रही है तो उसका टाइप सामने आ रही है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारे पास प्रॉपर एक उससे नज़र नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि हमारे पास नेम आए तो इतने तक हमारे तक ये कॉलम आए और बाकी सारा इसमें डेटा आए। तो इस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे, हम कर देंगे यहाँ पे टी हेड पे आप स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे करें ID इक्वल व्हाट्स द टेबल नेम, जो आप कर लें इवेंट टेबल, कर लें इसको इवेंट डिटेल्स, ये टेबल की ID हो गई, और मैं इससे TD को टारगेट करना चाहता हूँ। तो आपने यहाँ पे इनर उसके अंदर आ जाना है, और यहाँ पे स्टाइल लिखना है जी इवेंट डिटेल्स, और उसके टी हेड पे मैं ये चीज़ अप्लाई करना चाहता हूँ। क्या चीज़ अप्लाई करना चाहता हूँ जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो टी हेड हों वो जस्ट आए मेरे पास कितनी, उसके अंदर वो उनकी विड्थ हो 20%। ठीक है, लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास ये 20% के अंदर आ चुके हैं। या अगर हम बिल्कुल और करें 15% करें इनको, तो देखें 15% में ये आ रहा है, बाकी डिटेल्स इधर आ रही है। ये फुल कॉलम के अंदर आएगी यहाँ तक। ठीक है, एंड तक जब भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन लॉन्गर होगी। तो इस तरह से हमारे पास टाइप आ गई। इसके बाद आप इनको बोल्ड भी कर सकते हैं, वैसे ये बोल्ड हैं ऑलरेडी क्योंकि ये टी हेड है। हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। या इवन आप 10 करना चाहते हैं तो 10 भी आप कर सकते हैं। दरमियान में आप लाइन लगाना चाहते हैं, ठीक है, आप लाइन भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे टेबल की क्लास यूज़ कर सकते हैं। टेबल बॉर्डर तो अराउंड बॉर्डर लगाएगा, लेकिन बॉर्डर का भी हम वैसे देख लेते हैं, हमारे पास सही लगता है बॉर्डर। ये इस तरह से आएगा। ठीक है, कि हमारे पास एक इवेंट है, उसकी डिटेल है। अब आप इसके इनके दरमियान वाली जस्ट लाइन भी सिर्फ लगा सकते हैं। वो आप CSS के थ्रू इन बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर नीड। वैसे क्या होता है, हम जस्ट ये वाली लाइन लगा के आउटसाइडर लाइन नाम भी लगाएं तो इट्स फाइन होता है, राइट। बट ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस एंगल से देख रहे हैं। ठीक है, आप इसको इधर इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेट्स से ये आपका टेबल है, ठीक है, आप यहाँ पे चूज़ करें, ये आपका टेबल फुल मार्क करें पहले,
ये टेबल मार्क हुआ जी। यहाँ से आप इस पे डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जी बॉर्डर कलर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ख़त्म करूँ तो ये ऐसे आ गया। आप इसमें चाहे तो ग्रीन कर दें इसको, ठीक है जी, देखें ग्रीन कलर से आ गया है। उसके बाद बॉर्डर टॉप को आप ख़त्म करना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिखें जी बॉर्डर टॉप नन, ठीक है। तो ये आपके पास उसकी जो स्टाइलिंग थी, जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग थी वो स्टिल आ रही है, ठीक है। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इसकी अगर आपकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, मुझे भी एग्जैक्टली वैसे प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्टली याद नहीं होती क्योंकि मैं मोस्टली बैक एंड पे काम करता हूँ, ठीक है। बट आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं गूगल से, इट्स टोटली फाइन। आप चैट जीपीटी से पूछें, वो आपको बता देगा कि आपने किसी भी उसका बॉर्डर कैसे ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा, मैं हर अपने तकरीबन कोर्स के अंदर कहता हूँ कि आपको हार्ड डिस्क नहीं बनना, आपको प्रोसेसर बनना है। आपको चीज़ें प्रोसेस करनी आनी चाहिए कि आपने चीज़ें बनानी कैसे हैं। अनलेस वो आपको याद ना भी हों तो इट्स फाइन, आपको जस्ट आइडिया हो कि उन चीज़ों पे आपने कैसे काम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है। मैं इस पर रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारा ये इफेक्ट लॉस्ट हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये जो इंस्पेक्ट एलिमेंट वाला होता है वो टेम्परेरी होता है। अब यहाँ पे हम ये स्टैटिकली भी ये चीज़ें शो नहीं कराना चाहते, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इनको डायनामिकली भी शो कराना है। तो डायनामिकली इन चीज़ों को शो कराने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे देखें स्ट्रिंग आईडी आ रही है, राइट। स्ट्रिंग आईडी आ रही है और इससे आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से पोस्ट को फाइंड इवेंट को फाइंड कर सकते हैं। आप लिखें यहाँ पे इवेंट और आप यहाँ पे लिखें व्हाई आई एम रिमेम्बरिंग दिस पोस्ट एवरी टाइम इवेंट। फाइंड एक मेथड है जो क्या करता है, इसको फाइंड करता है आईडी और देन इवेंट। जो भी इवेंट होगा ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा। ये फाइंड क्या करता है, इसको आईडी के थ्रू ऐसे करके सर्च करता है, आईडी इक्वल दिस आईडी समथिंग, ठीक है। तो आपने अगर आपका कॉलम चेंज हो तो आपने वहाँ पे वेयर की कंडीशन लगा के इसको करना है ऐसे वेयर, क्योंकि फाइंड सिर्फ आईडी एक्सेप्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट, ऑटोमेटिकली पास कर देता है। आपने इस तरह से करके इसको करना है और यहाँ पे कर देना है फर्स्ट, क्योंकि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और जो हमारे पास फाइंड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो हमें वहाँ पे फर्स्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें मैं कॉम्पैक्ट के थ्रू, आपके पास यहाँ पे कॉम्पैक्ट भी होता है और एरे सिंटैक्स भी होता है। इसमें आप की भेजते हैं इवेंट और देन उसकी वैल्यू भेजते हैं। ये आपके पास इवेंट ऐसे करके भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो एक थर्ड वे भी होता है कि आप उस तरह से भी भेज सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं कराता, ये चीज़ें आप लोगों को कंफ्यूज भी करती हैं, बट आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप किसी भी और का कोड देख रहे हो तो आपको पता हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। आप यहाँ पे विद के थ्रू भी पास कर सकते हैं जिसमें इवेंट आएगा और उसके बाद देन इवेंट इस तरह से, ठीक है। तो आप इसमें भी इस तरह से भी डेटा को पास कर सकते हैं। तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ आपके फ्यूचर पर्पसेस के लिए। ये इवेंट आ गया जी, इवेंट को हमने पास किया, इवेंट हमारा यहाँ पे आ गया। अगर आपके पास इवेंट की डिटेल फाइंड नहीं होती तो आप पहले तो मैसेज शो करा सकते हैं। इसको आपने कट करना है और यहाँ पे चेक करना है इफ़। अब इसमें काउंट आपने नहीं लगाना, सिर्फ आपने इवेंट करना है कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट है इवेंट। अगर इवेंट है तो टेबल शो कराएगा, अगर इवेंट नहीं है तो यहाँ पे पैराग्राफ होगा और उसके अंदर लिखा हुआ होगा बोल्ड के अंदर unable to find the event details, ठीक है। और यहाँ पे जब इवेंट फाइंड होगा तो आपका टेबल प्रिंट हो जाएगा कुछ समथिंग इस तरह से। ओके, लेट्स गेट सेव। आपका टेबल प्रिंट होगा क्योंकि आपकी इवेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब इस मैसेज को आपने चेक करना होगा कि हमारे पास रिटर्न होता है या नहीं होता, तो उसके लिए भी आप इसको चेक कर सकते हैं। पहले मैं इसकी स्टाइलिंग अप्लाई कर दूँ, टेक्स्ट डेंजर कर दूँ, टेक्स्ट बोल्ड कर दूँ, ठीक है, और टेक्स्ट सेंटर भी कर देते हैं, टेक्स्ट सेंटर कि हमारे पास सेंटर में आ जाए। और अब मैंने इसको चेक करना है तो मैं यहाँ पे निगेशन यानी कि इस इवेंट का उलट कर दूँगा तो मेरे पास तब ये सर्चिंग में आएगा। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास इस तरह से आ रहा है, अनेबल टू फाइंड द इवेंट डिटेल्स।
और आप इसका मार्जिन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मार्जिन टॉप से जी ये 3 का फासला हो। इसका रिफ्रेश तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। और अगर मैं इन टेक्स्ट चेंजर और इन क्लासेस को निकाल दूं तो हमारे पास एक बिल्कुल सादा सा मैसेज आएगा, देखें एबल टू फाइंड द डिटेल्स। कलर भी नहीं है इस पर, वो मैंने कैसे लगाया, वो मैंने टेक्स्ट चेंजर के थ्रू लगाया, रेड कर दिया कलर। फिर टेक्स्ट बोल्ड कि इसको थोड़ा सा और बोल्ड कर दो। फिर टेक्स्ट सेंटर कि इसको सेंटर में कर दो और मार्जिन टॉप से थोड़ा सा फासला दे दो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, इट्स मोर विजिबल। अगर आप मज़ीद इस पर फ़ॉन्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब मैं इस कंडीशन को सही कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास इवेंट फाइंड हो रहा है। तो देखिए हमारे पास इस तरह से आ रहा है। जब आपके पास कोई ऐसा इवेंट जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेट से मैं इधर कर देता हूँ 10 जो इवेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इस पर ऑटोमेटिकली लोड होके आ रहा है। ये इवेंट हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अब हमने क्या करना है, इस इवेंट की डिटेल्स को डिस्प्ले कराना है। तो इवेंट का नेम क्या है वो हमने यहाँ पे शो कराना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मस्टैच साइन और यहाँ पे लिखना है इवेंट और इवेंट का नेम। ठीक है जी, लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखें जी हमारे इवेंट का नेम आ चुका है और अगर हम डेटाबेस के अंदर जाएं तो हमारे पास एक इवेंट मौजूद है। ठीक है, ये देखें क्वीन, और इसको हम कर देते हैं जी इवेंट हमारे पास स्पोर्ट्स इवेंट। में ऐसे कर दूं तो हमारे पास यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट आएगा। देखिए हमारे पास स्पोर्ट्स इवेंट नाम आ रहा है इसका। ठीक है, अब इस तरह से हम फर्दर उन चीज़ों को डिस्प्ले करा सकते हैं। और अब हमारे पास जस्ट इवेंट का एक ऑब्जेक्ट सेट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो इवेंट हमारा पास हो रहा है, मैंने कहा कि आपको हमारे पास ये जो सेकंड लाइन है इससे भी हम कर सकते हैं, तो हमारा इवेंट वहाँ पे पास हो जाता है। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास ये लाइन भी वैसे ही वर्क कर रही है। ठीक है, लेट्स गेट रिफ्रेश एंड स्टिल इट्स वर्किंग। ओके, दैट्स गुड। नाउ आई एम गोइंग टू मूव फर्दर विद द फर्स्ट लाइन। ओके, अब यहाँ पे आप ये जो हमने इसको फाइंड किया और लेट से हमारे पास एक ऐसा रिकॉर्ड जो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि लेट से एक ऐसा रिकॉर्ड लेट से 20 ये हमारे पास यहाँ पे आता है और कहता है अनेबल टू फाइंड द इवेंट डिटेल्स। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। बट आप इसको यहाँ पे इधर कंट्रोलर के अंदर भी टैकल कर सकते हैं कि आपका ब्लेड भी ओपन ना हो, उससे पहले भी आप एक चेक लगा दें, एक एक्स्ट्रा चेक। जब आपको पे इवेंट फाइंड ना हो तो ये हमारे पास कहे कि नॉट फाउंड। अब यहाँ पे करें एक और मेथड है फाइंड आर, ओ बड़ा लिखना है और एफ भी बड़ा है, फेल ये आपने लिखना है। तो ये ऑटोमेटिकली लारावेल 404 पेज रिटर्न करता है जब भी हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो 404 पेज रिटर्न करता है। ठीक है, तो लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास 404 नॉट फाउंड आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 एंटर करूँ जो एग्जिस्ट करता है तो अब ये पेज ओपन हो जाएगा। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास इवेंट की डिटेल्स ओपन हो गई। तो आप इस मेथड को यूज़ करते हुए भी आप फाइंड आर फेल को इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आप कस्टम चेक भी यहाँ पे लगा सकते हैं, बट दैट्स इनफ एट दैट टाइम। ओके जी, हमारे पास एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको टीच करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ से ये चीज़ एक एक्स्ट्रा स्टफ है। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस जब हम इस पर काम कर रहे थे मैंने आपको राउट मॉडल बाइंडिंग का एक कॉन्सेप्ट कराया था। अब किस तरह से इम्प्लिसिट राउट मॉडल बाइंडिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे अपने डायरेक्टली मॉडल को कॉल करके। तो आपको ये वाला जो स्टफ है वो करने की ज़रूरत भी नहीं होती। मैं आपको ये एक्स्ट्रा वेज बता रहा हूँ। स्ट्रिंग आईडी को रिमूव कर दें, आप यहाँ पे लिखें इवेंट और यहाँ पे लिखें इवेंट एक वेरिएबल। ठीक है, अब ये आपने इवेंट कौन सा लिखना है, ये जो हमारे मॉडल का नाम है इवेंट ये वो आएगा, और ये इवेंट वो इवेंट होता है जो नाम आप अपने राउट के अंदर देते हैं, राउट के पैरामीटर के अंदर। अगर मैं राउट लिस्ट को ओपन करूं दोबारा से, तो यहाँ पे इवेंट्स के बाद ये जो आप करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी नाम देते हैं वही नाम आपने यहाँ पे कॉल करना होता है। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से ये इवेंट्स पास हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इवेंट को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या करता है ऑटोमेटिकली जब भी आप ये इम्प्लिसिट राउट मॉडल बाइंडिंग इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप उसको यहाँ पे पास कर देते हैं। तो लारावेल क्या करता है, इसको ऑटोमेटिकली आईडी के अगेंस्ट फाइंड करता है। ये इवेंट की जो भी आईडी यहाँ से पास होके आती है, ये जो 1 है ये यहाँ पे पास हुई, ये ऑटोमेटिकली 1 को सर्च करेगा इवेंट्स टेबल के अंदर। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे इवेंट को रिटर्न कर देगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो 404 मेथड यहाँ पे जो हम कर रहे थे वही कर देगा। हमारा ये सारा काम वैसे ही हो जाएगा। लेट्स गेट रिफ्रेश।
तो देखें इवेंट हमारे पास वैसे ही लोड हो रहा है। और अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड जो एग्जिस्ट नहीं करता तो उस पर 404 भी देगा। एट इंटर, ये देखें 404 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो मैं वापस आ जाता हूँ और देखिए हमारे पास चीज़ें वैसे ही वापस आ चुकी हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि सर ये दो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का लारावेल का मकसद क्या है। तो सम टाइम क्या होता है कि आपका ये जो 404 पेज है, जब आप APIs के अंदर काम कर रहे होते हैं, आपको उस टाइम पे यहाँ पे जस्ट ID से फाइंड करके यहाँ पे जेसन के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स रिटर्न करना होता है कि इफ़ देयर इज़ नो इवेंट, if there is no event then you can return response in the JSON form something like this JSON, और then उसका डेटा आता है। फिर उसके बाद आप JSON का मैसेज भेजते हैं, क्या JSON है 404 नॉट फाउंड। तो इस तरह से आप उस टाइम पे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपका पेज रिफ़्रेश नहीं होता या फिर आप APIs पे काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे जब आप वेब वाली चीज़ों में, यानी वेब आप उन पे काम कर रहे हैं HTTP रिक्वेस्ट वगैरह पे, तो आप यहाँ पे इजीली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कुछ मिनट्स के अंदर इस फंक्शनलिटी को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये जी हमारे इवेंट्स के हम डिटेल को शो कर रहे थे और मैं यहाँ पे आता हूँ और अब इवेंट्स की टाइप को यहाँ पे शो करता हूँ। टाइप हमारे पास क्या है जी, इवेंट की टाइप यहाँ पे आ जाएगी। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखें जी टाइप हमारे पास और म्यूटेटर या एक्सेसर इस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा है जो हमने इवेंट मॉडल के अंदर लगाया हुआ था, जिससे ये इसको अपर केस बना देता है। ये देखें STR टू अपर केस जब हम इसको गेट करें हमने लगाया हुआ है। अगर मैं इस लाइन को 1 मिनट के लिए कमेंट करूं तो हमारे पास ये काम नहीं करेगा। देखिए हमारे पास काम नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास फ़ायदा होता है ग्लोबल प्रॉपर्टी का कि यहाँ पे हमने इसको अपर केस के अंदर किया भी नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली रिटर्न हो रहा है हर जगह पे जहाँ पे ये कॉल होगा। तो ये पर्पज़ होता है ग्लोबल फंक्शनैलिटी का, जैसे हमारी काफ़ी सारा हमारा आइडिक सेव हो जाता है और बार बार हमें चीज़ें नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जी लोकेशन पे जी आए, हमने लोकेशन शो कर दी। और इवन आप अगर लोकेशन को भी शो करना चाहते हैं अपर केस के अंदर तो आप अपर केस के अंदर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो कदम आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ओके जी, लोकेशन के बाद हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं। अभी लोकेशन के बाद जी हमारे पास कैटेगरी ID। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप आ जाएं, इसमें इसको पेस्ट करूँ, यहाँ पे लिखें जी कैटेगरी और यहाँ पे आप क्या करें जी कैटेगरी इवेंट और इवेंट के अंदर कैटेगरी ID। सो आपको पता है कि हमने जस्ट इवेंट के अंदर कैटेगरी ID को डिस्प्ले नहीं करना, हमने क्या करना है यहाँ पे कैटेगरी का नाम डिस्प्ले करना है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे कैटेगरी और उसका नेम को गेट कर लेना है। ठीक है, लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास स्पोर्ट्स आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लेसन है आप लोगों के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ठीक है, अज्यूम करें कि आपके पास कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसके अंदर फॉरेन कीज़ समहाउ नलेबल है। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास है। मैं इसको आपको चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए, क्योंकि मैं इसको इन डिटेल इसलिए बना रहा हूँ इस कोर्स को कि आप साथ साथ इन चीज़ों को एडवांस लेवल पे जाके कवर कर सकें। और जब प्रोजेक्ट्स पे एक्चुअल में आप काम करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी, आपको बहुत सारे जो क्लाइंट की तरफ से इश्यूज़ आने हैं उनसे बचाएंगी। तो आप यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी ID नल है, लेकिन सम केसेस के अंदर हमें कैटेगरी ID को नन थी हमारे पास, अब हमें सम केसेस के अंदर नल लेना पड़ता है। ठीक है, कि हमारे पास सम इवेंट्स की कैटेगरी होगी, सम इवेंट्स की कैटेगरी नहीं होगी। तो उस टाइम पे हम इस चीज़ को कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ जी लारावेल इवेंट में एंटर कर देता हूँ इसको नेम लारावेल इवेंट और डिस्क्रिप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी जी। डिस्क्रिप्शन आई और कैटेगरी ID यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम मैं कैटेगरी इसकी चूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसको ऑप्शनल रखूँगा। टाइप जी ये फ्री हो, उसके बाद जी प्राइस इसकी फ्री हो। वैसे हमने एक और काम भी करना है कि जब इसकी टाइप फ्री होगी तो हमारे पास उधर लारावेल के अंदर ऑटोमेटिकली प्राइस की इनपुट हिडन हो जाए। ठीक है, जन जी टाइम आ गया हमारे पास। ओके जी, हम मैक्सिमम 21 हो गया और गो पर क्लिक कर दें। देखें जी हमारे पास यहाँ पे इसकी कैटेगरी ID नल आई है। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं पेज को रिफ़्रेश करूँ तो हमारे पास एग्जैक्टली चलेगा। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास एग्जैक्टली चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमने दूसरा इवेंट यहाँ पे स्टोर किया जिसकी आईडी 2 है, अगर मैं उसको एंटर करूँ तो वो एग्जीक्यूट ये वाला पेज नहीं होगा, एरर थ्रो करेगा कि आप नेम को एक नल पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। एंटर किया तो देखिए हमारा पास एरर थ्रो कर रहा है, कहता है अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी नेम ऑन नल। इसका क्या मतलब है जी, हम एरर को भी समझते हैं और इसको सॉल्व कैसे करना है उसको भी देखते हैं। हमारे पास एक्सेप्शन आ गई, आपके क्लाइंट को इस तरह से एक्सेप्शन आएंगी, तो इसलिए आपने अपनी एप्लीकेशन को मोर सिक्योर और मोर यूज़र फ्रेंडली बनाना है ताकि यूज़र को इस तरह से एक्सेप्शन ना आए और प्रॉपर बिजनेस जनरेट हो, और बिजनेस जनरेट होगा तो ऑफ कोर्स क्लाइंट्स भी आपको पे करेगा। ओके, अटेम्प्ट्स टू रीड प्रॉपर्टी नेम ऑन नल, कहता है कि आप नेम जहाँ पे प्रॉपर्टी, आप एक कॉलम को एक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो कहता है उस एक नेम प्रॉपर्टी आपने कॉल की है जो आप नल पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। नल का क्या मतलब है जी, ये देखें इवेंट कैटेगरी, ठीक है। जब हम इवेंट से उसकी कैटेगरी फाइंड करते हैं सेकंड इवेंट के केस के अंदर, तो उसकी कैटेगरी तो यहाँ पे नल है, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी कैटेगरी रिटर्न नहीं होती, तो ये हमारे पास क्या रिटर्न करता है, नल। और आप क्या कर रहे हैं, ऐसे करके नल पे आप नेम कॉल कर रहे हैं, तो इस वजह से ये एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। तो अब आपका सवाल होगा कि सर आपने ये चीज़ खुद कराई है कि कुछ केसेस के अंदर कैटेगरी नहीं होगी, तो उस केस के अंदर क्या होगा। तो इसके लिए आपने यहाँ पे अपने जो आपका जो भी कोड होगा उसके अंदर एरर को आपने कैच करना है, उसको बताना है कि जब कैटेगरी नहीं होगी तब आपने क्या करना है। मैं इसको रिमूव करके दोबारा से लिखता हूँ। आपने यहाँ पे सबसे पहले इफ़ एल्स लगानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पहले सिंपल उसके अंदर लगाता हूँ, फिर टर्नरी के अंदर भी लगा के दिखाता हूँ। आपने करना है कि इफ़ जब इवेंट में यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ PHP के अंदर इवेंट, या यहाँ पे जस्ट कैटेगरी, और ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नल होगा, ठीक है, नल होगा कुछ इस तरह से। आपने करना है इफ़ इवेंट कैटेगरी इक्वल कैटेगरी, इफ़ इवेंट कैटेगरी इक्वल, जब हमारे पास नल होगी तो ऑटोमेटिकली कैच हो जाएगा, और जब हमारे पास कैटेगरी एग्जिस्ट करेगी तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, कैटेगरी को शो कराना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है जी PHP कैटेगरी इक्वल, व्हाट्स द कैटेगरी जी, हमारे पास इवेंट कैटेगरी, और कैटेगरी का नेम तब गेट होगा जब हमारे पास इवेंट की कैटेगरी एग्जिस्ट करेगी। ये क्या करेगा, इवेंट को इवेंट कैटेगरी चेक करेगा, एग्जिस्ट करती है तो तब इसके अंदर आएगा, ठीक है। इवेंट का नेम इस कैटेगरी में स्टोर कर देगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, PHP के अंदर आप एको कर दें, बेशक मैं इसको रिमूव करता हूँ, आप कर दें जी एको, और क्या चीज़ एको, कैटेगरी को एको कर दें। मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया जो कैटेगरी से नाम से लिया है नल। ये हमने क्यों लिया है कि जब हमारे पास कैटेगरी नहीं आएगी हम जस्ट नल को शो करा देंगे, या इवन नल भी ना कराएं आप, यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग कर दें। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब हमारे पास इवेंट की कैटेगरी होगी तो इसके अंदर आए, तो इस केस के अंदर हमारे पास कैटेगरी नहीं है, तो वो क्या आएगा, डायरेक्टली यहाँ पे कैटेगरी को प्रिंट करा देगा। और कैटेगरी क्या है हमारे पास, नल, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये एम्प्टी यहाँ पे आ जाएगा, रेदर देन कि वो एक्सेप्शन थ्रो करे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब हमारे पास इवेंट की कैटेगरी हो तब आपने क्या करना है, इवेंट के नेम को एक्सेस करना है और कैटेगरी में स्टोर कर देना है, और देन उस कैटेगरी को डिस्प्ले कर देना है। लेट्स गेट सेव और रिफ्रेश करें तो देखें जी हमारे पास कैटेगरी आईडी नल आ गई है, और जब हमारे पास कैटेगरी होगी 1 के केस के अंदर तो देखें हमारे पास कैटेगरी आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं, बट ये हमारे पास बहुत ज़्यादा लॉन्गर फॉर्म है इफ़ एल्स के अंदर, ठीक है। हमारे पास एक टर्नरी कंडीशन आ चुकी है जिसमें हम इफ़ एल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं इसको रोल बैक करता हूँ सारे कोड को, ठीक है। और अब यहाँ पे आपने क्या करना है, टर्नरी कंडीशन लगानी। टर्नरी क्या है, एक शॉर्टर इफ़ एल्स है। तो यहाँ पे आपने लिखना है इवेंट कैटेगरी, अगर इवेंट की कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, ये इफ़ कंडीशन हो गई, और उसके बाद इफ़ की ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपने लिखनी है। अगर एग्जिस्ट करनी है तो आपने क्या करना है, कैटेगरी से उसका नेम गेट कर लेना है, एल्स ये जो कॉलन है इससे क्या होगा, एल्स लगेगा,
और देन ना हो तो क्या करना है, आपने नल शो कर देना है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन चेक की, अगर कैटेगरी एग्जिस्ट करती है तो आपने क्या करना है, कैटेगरी से उसका नाम गेट करना है। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो एल्स के अंदर आपने उसको जस्ट एम्प्टी शो कर देना है। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास कैटेगरी आई, और अगर मैं 2 पे आऊँ तो हमारे पास ये देखें कैटेगरी एम्प्टी आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली एक्सेप्शंस को कैच कर सकते हैं रेदर देन कि आपके क्लाइंट्स को इश्यूज आ रहे हों, राइट। ओके, अब हम फर्दर अपने टॉपिक को कवर करते हैं, क्योंकि हमारा ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लॉन्गर हो रहा है, बट बिलीव में ये चीज़ें आप लोगों की लाइफ सेवर होंगी। ठीक है, आपके क्लाइंट जब सेटिस्फाई होंगे तो आपके लिए और ज़्यादा वो आपको हाई अमाउंट पे करेंगे जब आप उनको क्वालिटी वर्क देंगे। प्राइस, और प्राइस के बाद आपने यहाँ पे टीडी, और टीडी के अंदर आपने यहाँ पे शो करना है जी इवेंट और उसकी प्राइस को। ठीक है, और इस केस में भी आप कर सकते हैं जब आपके पास इवेंट की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट, वैसे हमने डेटाबेस के अंदर किया हुआ है कि जब हमारे पास कोई प्राइस ना आए तो ज़ीरो शो कर दे, और यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट नहीं किया हुआ तो आपने इसमें आप ये कर सकते हैं कि जब इवेंट की प्राइस हो तो प्राइस आ जाए, अदरवाइज़ ज़ीरो आ जाए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, बट इस केस के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट प्राइस ही शो कर देता हूँ, और इसको आप नंबर फॉर्मेट वाला वो जो मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया था वो भी आप अप्लाई इस पर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। देखें हम प्राइस हमारे पास ज़ीरो पे आ रहा है। या इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि जब आपके पास यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हैं प्राइस का इवन कॉलम भी ना है। ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हैं कि इफ़ जब हमारे पास इवेंट की जो टाइप है वो अगर आ रही है फ्री, तो आपने क्या करना है, इसको जब इवेंट की टाइप फ्री नहीं, जब हमारे पास इवेंट की टाइप पेड आए, या आप यहाँ कर सकते हैं नॉट इक्वल फ्री, जब फ्री की इक्वल ना हो तब आपने प्राइस दिखानी है। जब वो फ्री हो तो आपने ये प्राइस दिखानी नहीं है। अभी ये फ्री है, इवेंट की टाइप ये देखें फ्री है, तो हमारे पास प्राइस को दिखाएगा भी नहीं। रिफ्रेश करें, देखिए हमारे पास प्राइस हिडन हो गई। ठीक है, और जब हमारे पास अगर हम फर्स्ट इवेंट पे आएँ तो उसकी हम एक प्राइस सेट कर देते हैं। इसकी मैं प्राइस सेट करता हूँ, लेट्स गो एयर, और यहाँ पे इसको मैं पेड कर देता हूँ, और इसकी जो प्राइस है ये देखिए हमारे पास सेट है। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखिए हमारे पास प्राइस यहाँ पे आ चुकी है। तो आप इस तरह से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और देन आपने नेक्स्ट ही आ जाना है। हमारे पास नेक्स्ट और क्या चीज़ रह गई है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, मैक्सिमम अटेंडीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपने TH स्टार्ट डेट, और यहाँ पे आपने TD, यहाँ पे जो भी आपका इवेंट की स्टार्टिंग डेट आएगी वो आप यहाँ पे स्टार्ट डेट से ऐसे करके शो कर देंगे। सिमिलरली लेट्स गेट रिफ्रेश, तो आपके पास ये एक डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर आएगी। देखिए हमारे पास 1992 इस तरह से आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखें स्टार्ट डेट, ये देखें 9201। बट हम चाहते हैं कि हमारे पास अब जिस एरिया के हिसाब से आप बना रहे हैं, लेट्स से आप पाकिस्तान के हिसाब से बना रहे हैं तो पाकिस्तान में पहले डे आता है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है। ठीक है, तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं इस चीज़ को। और हमने क्या करना है, वैसे ही इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमारे पास PHP नेटिव का एक फंक्शन है डेट। आप यहाँ पे कार्बन भी यूज़ कर सकते हैं फसेड लारवल के अंदर, बट हम PHP नेटिव का यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा आसान है। डेट एक फंक्शन है जो एक्सेप्ट करता है फॉर्मेट और देन वैल्यू, और वैल्यू किसके अंदर, str टू टाइम। ये क्या करता है, टाइम, ये जो हमारा डेट, या आप इसको डेट टाइम दोनों कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या करता है, लेता है और जो भी आपकी डेट होती है इसको इंटीजर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये जो डेट फंक्शन है ये इंटीजर फॉर्म के अंदर वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। इसने इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया, और यहाँ पे आपने फॉर्मेट बताना होता है, आप किस फॉर्मेट के अंदर इसको शो कराना चाहते हैं। मैं शो कराना चाहता हूँ, पहले डे शो कराना चाहता हूँ, फिर मैं इसमें मंथ शो कराना चाहता हूँ, फिर मैं इसमें ईयर, आपने वाई को बड़ा लिखना है। तो लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखिए हमारे पास पहले 1 आया, फिर 2, फिर ईयर आ गया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे स्लैश डालना चाहते हैं, अब यहाँ पे स्लैश डाल लें इस तरह से, तो आपकी स्लैशेस आ जाएंगी। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखिए हमारे पास डेट कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। बट सम केसेस के अंदर आपने देखा होगा कि डेट के अंदर उसका डे नेम भी आ रहा होता है।
तो आप यहाँ पे इधर ही सिर्फ डे नेम भी कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। लेट्स गेट रिफ्रेश तो देखें संडे 2, बट ये हमारे पास एग्जैक्टली वैसे नहीं है। हम इस डे को भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, डेट को भी और डे को भी, तो आपने यहाँ पे डे कैपिटल के अंदर लिखना है तो ये डे को शो कराएगा। देखें संडे 1 2 1998, ठीक है। इस तरह से अगर आप मंथ को भी करना चाहते हैं तो आप मंथ को भी कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से संडे Feb 02, देखें हमारे पास कुछ इस तरह से रीडेबल उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप मंथ और डेज़ को भी डिस्प्ले कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो लेट्स गेट रिफ्रेश, ये हमारे पास ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है। अब सिमिलरली हम इसको एंड डेट पर भी अप्लाई कर देते हैं। हाँ जी, अब इधर पेस्ट कर दें और इसको कर दें एंड डेट, एंड डेट, ठीक है। एंड ठीक है, जस्ट एंड डेट हमारे पास आ रहा है तो एंड हमारे पास यहाँ पे आ गया। और ये मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है जिसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर दो चीज़ों को चेंज करता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये मेरे पास स्टार्ट का एस बड़ा है और ये मेरे पास स्टार्ट का एस छोटा है, तो मेरे पास सेम वैसे ही उनको चेंज कर देता है। एंड किया, ये जो बड़ा है इसकी जगह बड़ा कर दिया, जो छोटा है इसकी जगह छोटा कर दिया। इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ठीक है, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये है जी हमारे पास एक्सटेंशन कौन सी है, ओके जी, लेट मी फाइंड दिस। हमारे पास किधर गई ये एक्सटेंशन, ओके ओके, डेव डीबी, नो जी ये हमारे पास नहीं है। ये मेरे पास किसी एक्सटेंशन पैक से या फिर आइए मैंने इसको इंडिविजुअली भी एक बार इंस्टॉल किया था। तो ड्रैपर, नो जी, क्रिएट व्यू, ओके यहाँ पे मौजूद नहीं है मेरे पास, बट एक्चुअली ये अप्लाइड है। तो इसमें आप कर सकते हैं कि इसका कर्सर को समथिंग इसकी एक्सटेंशन होती है, आप इस तरह से गूगल कर सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि मैं स्मॉलर केस और अपर केस दोनों को एट वंस चेंज करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे वो अपर कर दे, यहाँ पे लोअर वो लोअर कर दे, तो वो उसकी VS कोड की कौन सी एक्सटेंशन है तो वो सजेस्ट कर देगा, ठीक है। मुझे एक्जैक्टली वैसे नाम याद नहीं आ रहा, वैसे ये वीडियो लॉन्गर होगी अगर मैं इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा। देखिए हमारे पास एंड डेट भी आ चुकी है और इस तरह से अब हमने मैक्सिमम अटेंडेंस को डिस्प्ले करना है तो उसको भी कर दें जी, यहाँ पे TD मैक्स अटेंडेंस। और गाइस हमने एक चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है कि जब हमारे पास मैक्सिमम अटेंडेंस लेट से यहाँ पे 5 हैं, तो अब 5 से ज़्यादा हमारे पास इस इवेंट के अगेंस्ट बुकिंग ना हो सके, राइट। इस चीज़ को हमने रिस्ट्रिक्ट करना है और मैंने आपको कहा था कि इस चीज़ को हम डेड लॉक्स भी इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे कि लेट से हमारे पास 4 बुकिंग थी और 5वीं बुकिंग होनी है और हमारे पास 5 यूज़र ने एट वंस उन्होंने बुकिंग पे क्लिक किया, बुक इवेंट पे, तो हमारे पास वैसे क्या होता है वो इवेंट बुक हो सकता है, ठीक है। ये केस हमारे एक स्मॉल एप्लीकेशन के अंदर नहीं होता, लेकिन अगर आप बड़ी एप्लीकेशन के अंदर देखें जिस तरह से स्टैक ओवरफ्लो है, ठीक है, या कोई और हमारे पास जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही होती हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो उसके लिए होता है डेड लॉक, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे पास 5 यूज़र उसमें कर रहे हैं, हम क्या करते हैं पहले जब पहला यूज़र यानी कि नैनो सेकंड्स का तो डिफरेंस होगा ना, ठीक है, या नैनो सेकंड्स का डिफरेंस ना भी हो तो क्या डेड लॉक क्या करते हैं, 5 यूज़र हैं तो पहले यूज़र ने हिट किया तो उसका जो इवेंट है उधर ही लॉक कर देता है, बाकी 4 की रिक्वेस्ट को उस टाइम पे फैसिलिटेट नहीं कर रहा होता, ठीक है। फिर देन उस इवेंट को सेव करता है और पहले सेव करने से पहले चेक करता है कि वो इवेंट की बुकिंग कितनी है, ठीक है। इस तरह से फिर दूसरे यूज़र पे जाता है और वहाँ से चेक करता है उसकी टोटल बुकिंग्स कितनी हैं और देन सेव करता है। तो वो पहले चेक कर लेता है एट वंस, यानी 5 की 5 एंट्रीज़ को अलाउ नहीं करता, जस्ट 1 को सेव करता है, फिर दूसरे में चेक करता है, तो वहाँ पे हमारे पास ये चीज़ अचीव हो जाती है, हमारी बुकिंग ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पे एक लास्ट कॉलम एक और डिस्प्ले कर देते हैं, क्रिएटेड एट का हमारे पास ये इवेंट कब क्रिएट हुआ है, क्रिएटेड एट, तो इसमें मैं कर देता हूँ जी
अपना हमारा जो टाइम है क्रिएटेड एट वो आ जाएगा। लेकिन मैं इसको एक ह्यूमन रीडेबल यानी कि 2 आवर्स अगो, 2 आवर्स अगो, 5 आवर्स अगो, 20 मिनट्स अगो समथिंग इस तरह से डिस्प्ले करें। तो उसके लिए एक हमारे पास हेल्पर है और मेक श्योर ये हमारे पास टाइम ऑब्जेक्ट पे जैसे कॉल होता है, एक स्ट्रिंग पे कॉल नहीं होता। ये हमारे पास जो टाइम है ये स्ट्रिंग के अंदर था, ठीक है। तो इसको प्रॉपर आपने चेंज करना होता है कार्बन से उस फॉर्मेट के अंदर, और देन उसके बाद आप उस पर कॉल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट जो क्रिएटेड है और अपडेटेड होता है ये हमारे पास उस फॉर्मेट के अंदर होता है, डिफ फॉर ह्यूमंस, ठीक है। इसको आपने कॉल करना है तो आप देखिएगा इसको रिटर्न करता है। देखें 54 मिनट अगो ये चेक करता है कि हमारे पास जो अभी टाइम कितना है और हमारे पास जो इवेंट क्रिएट हुआ है उसका टाइम कितना है। तो इस टाइम के मुताबिक डिस्प्ले करता है। लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ जी, एक दिन पहले कर देता हूँ 26 है तो मैं इसको 26:30 है, मैं इसको 25 कर देता हूँ। तो अभी देखना, तो देखें 1 डे अगो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। और हमारे पास इवेंट डिटेल्स, इसको हम कर देते हैं, इसको जी हम करते हैं इवेंट डिटेल्स। और ये वाला जो हमारा पेज है इसका हम टाइटल भी शो करना चाहते हैं इवेंट डिटेल्स यहाँ पे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, जिस तरह से हमने ये CSS का लगाया हुआ है सिमिलरली हम यहाँ पे एक टाइटल के लिए भी लगाएंगे जिसमें हम लिखेंगे टाइटल। और ये हमारे पास जो सेक्शन होता है ये क्लोजिंग भी होता है और ओनली ओपनिंग टैग भी होता है। आप इसके सेकंड पैरामीटर के अंदर भी वैल्यू पास कर सकते हैं या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एंड सेक्शन और टाइटल ये क्या है आपका, टाइटल है हमारा इवेंट डिटेल्स, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे इधर आके आप इसको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जो टाइटल डिस्प्ले हो रहा है मैं इसको ख़त्म करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा जी मेरे पास क्या आएगा जी, मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मैं ब्लेड डायरेक्टिव यूज़ करता हूँ, यील्ड का ब्लेड डायरेक्टिव आया। यहाँ पे मेरे पास आएगा जी क्या आएगा मेरे पास, टाइटल, जो भी हमारा टाइटल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स गेट रिफ्रेश, देखें जी इवेंट डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि जब मेरे पास टाइटल आए उसके बाद में यहाँ पे ये पाइप साइन आए और यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन का नाम आए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं स्टेज साइन और कॉन्फ़िग लिखूँगा और यहाँ पे ऐप डॉट नेम करूँगा। तो मेरी एप्लीकेशन का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखें बुकिंग एप्लीकेशन। अब ये कैसे आ रहा है, मैंने यहाँ पे कहा लारावेल को कि आपने कॉन्फ़िग डायरेक्टरी के अंदर जाना है जी। ये कॉन्फ़िग के अंदर आया, यहाँ पे आपने जाना है ऐप के अंदर नेम वेरिएबल को ढूंढना है। तो ये ऐप के अंदर आया, ऐप डॉट PHP के अंदर, और ये एक नेम वेरिएबल है जो क्या करता है, ऐप का नेम यहाँ पे इसने गेट किया हुआ है। ये कहता है जब env के अंदर वेरिएबल सेट हो तो आपने वहाँ से गेट करना है, जब सेट ना हो तो आपने लारावेल शो कर देना है। ये जो ऐप नाम है, ऐप नेम, इसके लिए आपने यहाँ .env के अंदर आना है और यहाँ पे देखें ऐप नेम बुकिंग ऐप यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप 212 कर देंगे तो यहाँ पे 212 डिस्प्ले करेगा। जो भी आपकी ऐप का नाम होगा यहाँ से वो लेके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन से डिस्प्ले कर रहा होता है। तो देखिए हमारे पास बुकिंग एप्लीकेशन आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने इवेंट्स की डिटेल्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो वेरी लॉन्ग लेक्चर बट आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला होगा इसमें। इस तरह से आपने इसको वॉच करना है और अगर आपको कोड ज़रूरत है कोई भी तो आप यहाँ पे इस रिपोजिटरी से ले सकते हैं। मैं इस पर डेली बेस पे इसको अपडेट कर रहा होता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द होल वीडियोस और अपनी राय का इज़हार भी कर दिया करें, ठीक है, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो सी यू देन, बाय बाय।